फ्रेंड्स आज हम फ्लैश आईसी और बायस आईसी के बारे में देखेंगे। ये जो हम अगर इसको बोलते हैं कि ये मेमोरी आईसी, तो हमारे जो सीआरटी टीवी में जो होती है हम उसको मेमोरी आईसी कहते हैं, क्योंकि ये इसको हम फ्लैश और बायस आईसी ही कहते हैं, क्योंकि बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम और एक पेरिफेरल डिवाइस के जरिए ये यानी इनपुट और आउटपुट डाटा के साथ में मिलकर ये हमारी मास्टर सिस्टम आईसी से काम करती है, जो कि क्लॉक के साथ जाता है। WP राइट प्रोटेक्शन के साथ मिलकर ये सब काम होता है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे नंबर 1 पिन हम CS ले लेते हैं, तो स्टैंड बाई कंडीशन में यहाँ पे 3.3 वोल्ट रहता है, यानी जब स्टैंड बाई ऑन रहता है, और उसके ऊपर ये वाला ऐसा सिग्नल रहेगा। ये जैसा ही हमारा स्टैंड बाई रिलीज हो जाता है तो ये 3.3 यहाँ से हट जाता है, यानी लो से हाई से लो हो जाता है, और ये सिग्नल फिर वहाँ पर नहीं रहते। अगर हम DSO से देखेंगे तो स्टैंड बाई कंडीशन में जब ऑन में रहेगा तो ये वाला सिग्नल हमको यहाँ पर मिलेगा CS। जैसा ही हमारा स्टैंड बाई ऑन रिलीज हो जाता है, यानी तो 3.3 वोल्ट यहाँ से हट जाते हैं और ये आकर चले जाते हैं। और ये हमारा जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 से यानी डाटा इनपुट, डाटा आउटपुट और डाटा इनपुट से हमारा सिस्टम आईसी काम करती है। सिस्टम आईसी को मास्टर कहते हैं और फ्लैश आईसी बायस आईसी को स्लैब कहते हैं, क्योंकि फ्लैश आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, और मास्टर सिस्टम आईसी सबसे पहले क्लॉक बनाकर फ्लैश आईसी को देती है। जो क्लॉक कौन बनाती है? मास्टर आईसी। इसके लिए इसको मास्टर कहते हैं, यानी सिस्टम आईसी मेन आईसी जो क्लॉक बनाती है उसी को मास्टर कहते हैं, और जिससे क्लॉक बनाकर इसमें भेजती है, स्लैब आईसी के अंदर भेजती है, यानी फ्लैश बायस आईसी में भेजती है। और इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं। CS का काम क्या होता है कि फ्लैश आईसी को इनेबल और डिसेबल करना। अभी समझो यहाँ पर 2 आईसी है, हमको कौन सी आईसी सिलेक्ट करना है, ये हमारी चिप सिलेक्ट पिन सिलेक्ट करेगी। अब नंबर 2 पिन जिसको हम डाटा आउटपुट भी कहते हैं, इसको IO1 से भी कहते हैं और DO से भी, यानी DO से भी कहते हैं। डाटा आउटपुट यानी मास्टर इन स्लैब आउट, यानी स्लैब आउट जो है ये स्लैब डाटा को आउट करता है और ये मास्टर में इन होता है ये डाटा, इसीलिए इसको मास्टर इन स्लैब आउट कहते हैं। यानी ये डाटा आउटपुट है, स्लैब से डाटा आउटपुट हो रहा है, फ्लैश से डाटा आउटपुट हो रहा है और मास्टर में यानी सिस्टम आईसी में इन हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर नंबर 5 में डाटा इनपुट और IO0 और मास्टर आउट, यानी सिस्टम आईसी से डाटा आउट होकर स्लैब यानी SI स्लैब के अंदर इन हो रहा है। SI इनपुट स्लैब फ्लैश आईसी में इनपुट हो रहा है, इसके लिए इसको डाटा इनपुट कहते हैं, और इसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम के साथ चलना। और नंबर 3 जो होता है WP होता है, जिसे हम राइट प्रोटेक्शन पिन कहते हैं। राइट प्रोटेक्शन पिन हमारी क्या करती है कि ये इनपुट के सिग्नल को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी इनपुट यानी दोनों सिग्नल को ये प्रोटेक्ट करती है। WP का मतलब जो राइट प्रोटेक्टेड पिन जो होती है, इसको हम रीड और राइट किया जाता है, इसमें रीड और राइट किया जाता है। तब उस वक्त पिन को लो और हाई किया जाता है, यानी जब रीड और राइट जब किया जाता है प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, तो इसमें पिन को हाई लो, यानी यहाँ पर पिन जो होती है WP हाई लो होती रहती है, किया जाता है। तो अब उसी वक्त पिन को हाई लो करते रहते। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर लो होगा तो DO यानी
डाटा आउटपुट पर रीड ऑपरेशन होगा, यानी जब यहाँ पर लो होगा तो डाटा आउटपुट पर रीड ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन। और जब हाई होगा, यानी ये क्लॉक ही हो गया ना, ये सब क्लॉक ही है, क्योंकि ये हमारा क्लॉक है, हाई लो हाई लो हाई लो, ये सब क्लॉक ही है। अगर यहाँ पर हाई होगा तो डाटा इनपुट पर, जो हमारा डाटा इनपुट है उधर राइट ऑपरेशन होगा, यानी राइट होने का काम होगा। आया समझ में? ये सब लिख के भी मैंने आपको बता दिया। और WP जो लो सिग्नल होता है ये, और ये प्रोटेक्शन करता है स्टेटस के रजिस्टर को, प्रोटेक्शन करता है, यानी जो भी उसके अंदर इनपुट आउटपुट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करके भेजता है। और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन क्लॉक के ज़रिए, क्लॉक बनाकर जो भेजता है, और जो भी क्लॉक के ज़रिए ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर हमारी जो सिस्टम आईसी क्लॉक बनाकर जब भेजती है तो हमारे इंस्ट्रक्शन क्लॉक के ज़रिए उसमें जाते हैं, हाई के ज़रिए, लो के ज़रिए। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लो होगा तो रीड ऑपरेशन होगा डाटा आउटपुट पर, और हाई होगा तो डाटा इनपुट पर राइट ऑपरेशन होगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसा ही ये आकर चला जाता है, और जब हमारे अब जैसा ही 3.3 मिला, 1.2 वोल्टेज कोर वोल्टेज मिला, 1.8 वोल्टेज रैम वोल्टेज मिला, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1.8 वोल्टेज ऐसा मिलता है। 5 वोल्ट मेन वोल्टेज इनपुट होता है, जो कि स्टैंड बाय वोल्टेज रिलीज होने के बाद बनता है। और ये स्टैंड बाय वोल्टेज जब 5 वोल्ट यहाँ पर आता है तो 3.3 वोल्ट डायरेक्ट ही बनकर यहाँ पर पहुँच जाता है। ये दो तरीके होते हैं यहाँ पर पहुँचने के, ये भी तरीके से भी बताया, ये तरीके से भी बताया। जब 5 वोल्ट से डायरेक्ट 1.2 वोल्टेज बनता है ना, तो ये वाली आईसी का इस्तेमाल करके 3.3 वोल्टेज यहाँ पर बनाते और 1.8 वोल्टेज यहाँ पे बनाते। अभी फ्रेंड इसमें देखो कि 3.3 वोल्टेज हमको यहाँ पर फ्लैश आईसी के एलईडी के ऊपर हमको चेक करना है, क्रिस्टल के ऊपर चेक करना है। इधर इसके ये वाली पॉइंट पे 1.3 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, और ये वाली पॉइंट के ऊपर 1.5 वोल्ट बताएगा। और रीसेट वाली पिन के ऊपर एक मरतबा आकर 3.3 वोल्टेज आकर चला जाएगा। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आके रुक गया तो इसका मतलब हमारी सिस्टम आईसी ने कंट्रोल खो दी है, जो कि इसका बेस ड्राइवर सिक्योरिटी से कंट्रोल होता है। ये 3.3 वोल्टेज और 3.3A ये सब हमको यहाँ पर चेक करना है। और रैम का वोल्टेज जैसे ही हम उसको ऑन कर देते हैं, यानी स्टैंड बाय को रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3.3 जो कि आकर चला जाता है, यानी ये भी लो हो गया। और ये हमारा सिग्नल यहाँ पर अभी ऐसा जब डीएसओ से हम देखेंगे तो ये वाला आकर चला जाता है। और ये हमारा जब 1.8 वोल्टेज मिल जाता है तो फिर हमारा जो ये सिस्टम जो होता है ये रैम से रैम के साथ में ये काम करता है। 1.8 इसको मिलने के बाद रैम वोल्टेज ये हमारा जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ये इसके बाद इसमें ऐसा इनपुट आउटपुट सिस्टम ऐसा होते रहता है। और ये मैंने आपको बता दिया सब। अब इसमें क्या होता है कि फ्लैश ऐसी ख़राब होने पर या तो स्टैंड बाय प्रॉब्लम आएगा, स्टैंड बाय रिलीज नहीं होएगा, ऑटो रीस्टार्ट आएगा, लोगो स्टक आएगा, लोगो रीस्टार्ट आएगा, माल फंक्शन आएगा, या ब्लैंक स्क्रीन आएंगी और नो डिस्प्ले आएगा। और ये होल्ड का मैंने आपको बताया कि होल्ड में क्या होता है कि अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे, इसको हम हाई नहीं रखेंगे यहाँ पे, यानी इसको हम या तो खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई भी वोल्ट नहीं देंगे, तो जो भी हमारी इसके अंदर मेमोरी है, जो भी हमारी इसके अंदर सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, वो सब लूज हो जाता है, यानी वो सब छूट जाता है। इसके लिए इसको 3.3 वोल्टेज पिन नंबर 8 और 7 पे देके इसको हाई रखा जाता है। इसको कहते हैं होल्ड पिन। अगर होल्ड पिन को ओपन छोड़ देंगे तो इसमें जो भी डाटा या मेमोरी है इसमें से लूज हो जाएगी। इस मेमोरी को ब्लिंक ना हो जाए, इसको बचाने के लिए हम इसको हाई रखते हैं, यानी 3.3 वोल्टेज वीसीसी के जरिए इसको यहाँ पर देते हैं।
अगर जो भी इसकी समझो 32, 16, 32 ये जो विंड बॉन्ड हमारी 25 सीरीज की होती है, 25Q की, समझे आप। और 24 सीरीज जो होती है वो हमारी CRT टीवी में लगती है, मेमोरी आईसी जिसे कहते हैं। 25 सीरीज जो कि हमारी ये फ्लैश आईसी और बाइस आईसी EEPROM भी जिसे हम कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और SPII से यानी सीरियल पेरीफेरल डिवाइस, EEPROM। फिर एक आई है SPIIC यानी सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस। इसके अंदर 16, 32, 64, 128 की जो मेमोरी आईसी आती है विंड बॉन्ड 25Q सीरीज की। तो इसमें क्या होता है कि जो भी 128 की मेमोरी होगी तो उसकी कैपेसिटी होगी 128 मेगाबिट और 1 मेगा। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये यानी ये 1 सेकंड के अंदर एक वक्त में 164 मेगाबाइट को, ये 64 बाइट्स को, या 256 बाइट को, या 16 बाइट को, या 32 बाइट को, या 128 बाइट को एक वक्त में रीड और राइट करेगी। ये इसका मतलब होता है, रीड और राइट करना। एक वक्त में रीड और राइट करना। एक वक्त में ये 16 बाइट को रीड एंड राइट करेगी, एक वक्त में 128 बाइट को रीड एंड राइट करेगी। और ये होल्ड और रीसेट में एक फंक्शन और भी होता है कि टीवी को सही तरीके से रीसेट करने के लिए जो सिग्नल दिया जाता है, जबकि रीसेट इधर है, ये रीसेट, ये भी 3.3 अगर आकर जाता नहीं है तो हमको इसका इसी से कंट्रोल खो देना पड़ता है। तो ये टीवी को वापस से बूटिंग फाइल यानी स्टार्टिंग फाइल से करने के लिए, इसका सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, टीवी को स्टार्टिंग से बूटिंग फाइल से स्टार्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए रीसेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझिए आप। अभी समझो हमारा 3.3 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज सब हमारी आईसी को मिल रहा है, और यहाँ पर 3.3 वोल्टेज भी आकर, या समझो आकर चला जा रहा है या नहीं जा रहा है, यहाँ पे आके रुका है, यहाँ पे हमारा रीसेट हम देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्टेज भी वीसीसी पे पहुंचा है, तो भी हमारा अगर स्टैंड बाई कंडीशन रिलीज नहीं हो रही है तो हमको इसको निकाल कर सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, या किसी में VGA पोर्ट से भी हो जाता है। अगर उसका सॉफ्टवेयर या वो कंपनी हमको इजाज़त दे रही है यानी परमिशन दे रही है तो हो जाते हैं। तो हमको इसको निकाल कर जो हमारा H809H जो होता है, ये 809F जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर के लिए, उसके ऊपर हमको इसको सॉफ्टवेयर किया जाता है, जिसमें हमको इसकी ही कॉपी को यानी जो भी हमारा नॉन HD, HD 1366, 768, 1280, 720, फिर 1980, 1080, फिर 2160 जो हमारे ये सब आते हैं 4K वगैरह, उसमें जितने भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम पहला इसमें से ही रीड और राइट करके सेव कर लेते हैं। फिर वही रीड और राइट कॉपी को जो भी अगर नॉन HD हो, HD हो, या फुल HD हो, या 4K हो, उसको हम कॉपी करके वापस इसमें डालकर देखते हैं। या अगर इसका अगर समझो HD का अगर हमारे पास कोई दूसरा भी है तो वो हम इसमें डालकर देखते हैं, चल जाता है। तो ये हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो जाता है। स्टैंड बाय रिलीज होने के लिए 3.3 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज जरूरी है, और 3.3 वोल्टेज को हम यहाँ पर चेक करते हैं LED के ऊपर, ये आप ध्यान रखना। किसी में रेड होती है LED तो 3.3 वोल्टेज यहाँ पर होता है, और स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद ग्रीन हो जाती है, या यहाँ पे कोई भी रेड स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं रहती है। तो ये भी आप ध्यान रखो, सब फंक्शन वही है। और क्लॉक को अगर और थोड़ा डेफिनेशन दूँ तो क्लॉक पल्स जो कि हमको सिस्टम आईसी बनाकर भेजती है, इसके लिए उसको मास्टर बोलते हैं। जब भी कोई
कोई भी डिजिटल डाटा का कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसके साथ उसको भेजने के लिए हमको क्लॉक की ज़रूरत होती है, इससे जोड़ा जाता है, यानी क्लॉक के साथ में डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल डाटा को भेजा जाता है। और EEPROM का मतलब क्या होता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी आप ध्यान रखो। और चिप सिलेक्ट का भी मतलब समझ गए होंगे आप कि आईसी को सिलेक्ट करना, दो में से कोई एक के बीच में इसको सिलेक्ट करना, चिप सिलेक्ट। और WP मतलब राइट प्रोटेक्शन, रजिस्टर के स्टेटस को प्रोटेक्शन करने के लिए। जो भी क्लॉक और इनपुट आउटपुट जो भी इसके अंदर क्लॉक के ज़रिए हमारा डिजिटल सिग्नल आता है वो एक रजिस्टर बन के जाता है, यानी एक फाइल टू फाइल बन के जाता है, जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। तो उसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए राइट प्रोटेक्ट का इस्तेमाल ये करता है, यानी रजिस्टर के स्टेटस को प्रोटेक्शन करने के लिए ये लो सिग्नल होता है WP हमारा, ये भी आप ध्यान रखो। बस फ्रेंड, और इसमें और कुछ भी नहीं होता है। हमारा स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो या लोगो स्टॉक हो, ऑटो स्टार्ट हो, लोगो स्टॉक हो जाए, लोगो रीस्टार्ट हो जाए, माल फंक्शन हो जाए, ब्लैक स्क्रीन हो जाए, नो डिस्प्ले हो जाए, तो हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। 3.3 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज देखो, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज देखो, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज देखो। और ये तो सब हमारा ज़्यादातर DSO से ही होता है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट रख के अगर चला जा रहा है तो भी एक आदमी अंदाज़ा लगा सकता है। अगर ये सब सही है, हमारा इधर भी चीज़ आकर चली जा रही है, 3.3 आकर चला जा रहा है, रीसेट हो जाता है सब, तो हमको यहाँ पर फंक्शन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।